हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और रेगुलर पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग ईवीएस के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली वीडियो होने जा रही है। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें और जो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, दो ऑप्शन में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो ए एंड बी ऑप्शन लिखे हुए एजी टांसले और अर्नेस्ट हैकेल, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, देखिए इकोलॉजी शब्द जो है इसका उपयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। कब किया था अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 1869 में किया था। लेकिन अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम शब्द का जो उपयोग है वो किया था एजी टांसले ने। और कब किया था? तो 1935 में। आप वर्ष याद रखिएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों वर्षों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर में हमसे करा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। दोस्तों याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1973। अगर 1972 की बात करें तो इस वर्ष क्या हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। स्टॉकहोम सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह विश्व का पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें पर्यावरण के मुद्दे पर बात करी गई थी। तो 1972 में हुआ था। 1992 की बात करें तो ये हाथी परियोजना लाई गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे नंबर में हमसे कह रहा है कि वायुमंडल में उल्का पिंड किस परत में नष्ट होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, उल्का पिंड जलते हुए होते हैं, गर्म होते हैं। तो ये किस परत में नष्ट होंगे? जो परत सबसे ज़्यादा ठंडी होगी। और मैंने आपको बताया है कि मध्य मंडल सबसे ठंडी परत होती है हमारे वायुमंडल की, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य मंडल। बाकी ऑप्शन की बात करें तो क्षोभ मंडल में मैंने आपको बताया कि यदि आपसे पूछे कि मौसमी घटनाएं किस परत में होती हैं तो याद रखिएगा मौसमी घटनाएं यानी कि आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। आयन मंडल की बात करें तो जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं किस परत से? तो आयन मंडल से टकराकर वापस आती हैं। समताप मंडल की बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की, तो ओजोन इसी परत में पाई जाती है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे करें कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप वो याद रखेंगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या ट्रिक बताई थी? रथ एक टॉफी। क्या बताई थी? रथ एक टॉफी। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो रा से क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए, था से थायमीन विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, का से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई और फा से हो जाता है फिलोक्विनिन यानी कि विटामिन के। ये बातें आपको याद रखनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा टोकोफेरॉल, क्योंकि हमसे पूछा गया था विटामिन ई का नाम। ये ट्रिक आप याद रखिए, इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए 5 नंबर में हमसे कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह बोले या फिर सिस्टर प्लैनेट बोले, दोनों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र। जो सन है यानी कि सूर्य है, इसके सबसे निकट कौन सा आता है? सबसे पहला ग्रह बुध आता है, फिर वीनस यानी कि शुक्र आता है, और फिर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है यानी कि अर्थ आती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। यदि आपसे पूछे सबसे चमकीला ग्रह तो भी शुक्र बताएंगे, सबसे गर्म ग्रह पूछे तो भी शुक्र बताएंगे। तो ये बातें आपको वीनस यानी कि शुक्र के बारे में याद रखनी है। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहते हैं। और बुध की बात करें तो ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। इसका अगर एक साल कहा जाए तो 88 दिनों का एक साल होता है, यानी कि 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 6 नंबर में हमसे कह रहा है कि भूकंप मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति कौन सी है। याद रखिएगा, भूकंप मापन के लिए जो युक्ति यूज करी जाती है, जो डिवाइस प्रयुक्त होती है, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आपसे पूछें किस पैमाने पर नापी जाती है, दोस्तों याद रखिएगा रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो हाइड्रोमीटर, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जल का घनत्व मापने के काम में आता है।
और बैरोमीटर की बात करें तो ये वायु दाबी है, यानी कि ये वायु दाब मापता है। यहाँ पर बैरोमीटर के संबंध में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो ये कि अगर बैरोमीटर का सूचकांक यानी कि इसके जो रीडिंग है, जो पाठ्यांक है, वो अचानक से नीचे गिर जाता है तो ये इस बात का संकेत करता है कि आंधी या तूफान आने वाला है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, मौसम विज्ञानी इसका उपयोग करते हैं। 7 नंबर में हमसे कह रहे हैं कि चिपको आंदोलन से संबंधित राज्य है, कहाँ ये चिपको आंदोलन हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। यदि पूछे कब हुआ तो आपको याद रखना है कि 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यदि इसके प्रणेता की बात करें, इसका लीडर कौन था, इसका हीरो कौन था, तो सुंदरलाल बहुगुणा आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर आपको एक यहाँ पर आंदोलन चिपको आंदोलन से मिलता जुलता और याद रखना है, इसका नाम है अपिको। अपिको और चिपको एक ही बात है। कन्नड़ भाषा में अपिको का मतलब होता है गले लगाना, जैसे कि चिपको आंदोलन में भी पेड़ों को औरतों ने क्या करा था, गले लगा लिया था ताकि उनको काटा ना जा सके। तो लेकिन अपिको की बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये 1983 में हुआ था। बात करें कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक राज्य में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में कोई भी फैक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बनकर सामने आ सकता है। ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को किस इकाई में मापा जाता है, तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो आपको पता होगा वॉट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है यानी कि पावर। हर्ट्ज किसको मापता है, तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को मापता है। और अगर हेनरी की बात करें तो ये ज्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे। हेनरी से मापा जाता है प्रेरकत्व, कुंडली का प्रेरकत्व मापा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टेंस। तो ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए जब आप क्लास को देखते हैं। चलिए 9 नंबर में हमसे कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो फैक्ट ये पता होना चाहिए कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर उड़ीसा हो जाएगा, लेकिन उन 8 राज्यों के नाम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। मित्र पर गमछा झार, ये आपको याद रखना है। ये इससे क्या होगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। भाई मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये 8 राज्य हो गए जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपको इस ट्रिक से याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना, सही से पढ़ा करो। 10 नंबर में हमसे कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो 2 प्रकार की नदियां हैं हमारे भारत में, एक हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियों को आप याद रखिएगा कि ब्रह्मा की गोद में गंगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र महानदी, की गोद में गंगा यानी कि कृष्णा, कावेरी और गंगा, ये मुख्य नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कावेरी गिरती, गंगा गिरती, नर्मदा नहीं गिरती है। नर्मदा कहाँ गिरती है, तो ये दोस्तों अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में ये गिरती है नर्मदा। और इसके साथ में एक और नाम याद रखिएगा, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, या फिर इसको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां भी कह सकते हैं, क्योंकि अरब सागर भारत के पश्चिम में पड़ता है। चलिए 11 नंबर में कह रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बात करें पीडोलॉजी की, तो मृदा के अध्ययन यानी कि मिट्टी की पढ़ाई, मिट्टी का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। देखिए यहाँ पे लॉजी लगा होता है ना, तो ये अध्ययन होता है। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी हो गया क्या आपका, कैंसर का अध्ययन, ये नोट कर लीजिएगा। और नेफ्रोलॉजी की बात करें तो किडनी का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं, यानी कि गुर्दा, जिसको शुद्ध हिंदी में वृक्क कहा जाता है। वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली कौन सी मानवीय क्रिया है। तो जलवायु में परिवर्तन से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, तो दोस्तों कृषि प्रभावित होती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से पानी वगैरह की क्या होने लगती है, समस्या होने लगती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 13 नंबर में कह रहा है कि निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है। दोस्तों याद रखें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है। 14 नंबर में कह रहा है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, यहाँ पर पुर कर लीजिएगा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक पेड़ स्थित हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चंदन की लकड़ी की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में चंदन की लकड़ी के वन पाए जाते हैं। अगर सर्वाधिक वन की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कर्नाटक को याद रखिएगा, इसको मलय का देश कहा जाता है, यानी कि चंदन का देश। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और आप ये याद रखिएगा तो कभी भूलेंगे नहीं, कर्नाटक में चंदन के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों दिवस का तो एक वीडियो मैं लाऊंगा जल्दी ही, बहुत ही जल्द लाऊंगा। जनवरी से दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे एक ही वीडियो में 10 से 15 वीडियो में कवर हो जाएंगे। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। आपको कुछ दिवस तो लाइन से याद रखने हैं। देखिए मार्च ले लीजिए, अप्रैल ले लीजिए और मई ले लीजिए। और 22 मार्च को क्या हो गया? तो जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या हो गया? तो पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या हो गया? तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे हो गया। ये 3 दिवस तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बात करें 28 फरवरी की तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। 21 मार्च की बात करें तो ये विश्व वन दिवस है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। फिर से डे का क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये यूपी टेट के पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 18 नंबर में कह रहा है मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं तो जाहिर सी बात है उनको वहाँ पानी तो मिलेगा नहीं, पानी की आवश्यकता उनको कम होगी, जल की। याद रखिएगा जीरो पानी चाहिए, यानी कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट कहा जाता है, क्योंकि इनको जीरो पानी चाहिए, ठीक है। और हाइड्रोफाइट की बात करें तो ये वहीं उगते हैं जहाँ पर जल होता है, यानी कि सिर्फ जल में ही उग सकते हैं, तो उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट। और बगैर जल के जो उगेंगे वो हुए जीरोफाइट मरुस्थल में। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। इसको समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। बात करें भितरकनिका की तो दोस्तों याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। और ये किसके लिए फेमस है? तो मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं, मगरमच्छों के लिए फेमस है। मानस की बात करें तो ये असम में है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल है, कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा ग्रेट हिमालयन कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 21 नंबर में कह रहा है सर्वाधिक लवणीय झील है। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वॉन झील। बात करें अगर ये किस देश में है दोस्तों याद रखिएगा टर्की में, यानी कि तुर्की में ये वॉन झील पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर में कह रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में सल्फर के ऑक्साइड यानी कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये मौजूद होते हैं, जो जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जो कि बारिश के साथ में हमारी पृथ्वी की सतह पर आते हैं, जिनको अम्ल वर्षा कहा जाता है। अगर बात करें इसका मुख्य कारण क्या है तो दोस्तों कारखाने इसका मुख्य कारण है, क्योंकि कारखाने से निकलने वाला धुआं होता है उसमें सल्फर और नाइट्रिक के ऑक्साइड होते हैं प्रदूषक के रूप में। चलिए 23 नंबर में हमसे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओस्लो। अगर बात करें किस देश की राजधानी है, ये क्या है? नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। तो अगर आपसे देश पूछा जाता तो नॉर्वे सही उत्तर होता। फिलहाल इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ओस्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं। तो अभी हमने जाना था मरुस्थल में उगने वाले को जीरोफाइट, जल में उगने वाले को हाइड्रोफाइट, और जो लवणीय मृदा में उगते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइट। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वायु क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। जल पूछे तो जल क्या है? तो यौगिक है। लेकिन वायु क्या है? तो वायु क्या है? विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। ये बात आपको याद रखनी है। 26 नंबर में हमसे कह रहे हैं कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। याद रखिएगा पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें यहाँ पे क्रम की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, नंबर 2 पे आता है सिलिकॉन, नंबर 3 पे आता है एल्यूमिनियम और नंबर 4 पे आता है क्या? लोहा।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। चलिए 27 नंबर में हमसे कह रहा है कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कोलकाता को यह टाइटल दिया गया स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। एक समय में यहाँ इतनी सारी फैक्ट्रीज थी कि यहाँ पे इतना प्रदूषण था कि इसको स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलकाता। दिल्ली मत मार दीजिएगा क्योंकि ये पुरानी बात है। 28 नंबर में हमसे कह रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 का यानी आर्टिकल 21A में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बताया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अनुच्छेद 32 की, तो ये हमें क्या देता है? संवैधानिक उपचार देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 14 क्या है? तो ये समता का अधिकार है, यानी कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सब बराबर हैं। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे मूल संविधान में पूछे, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान में यदि पूछे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन सा एक संविधान से अधिकार हट गया? तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था इसको अब क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकार को परिवर्तित करके विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 मौलिक अधिकार संविधान में है। अब 30 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी कर सकते हैं। हमसे कह रहे हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। तो देखिए गदर पार्टी की बात करें कि कब हुई थी स्थापना, तो हुई थी 1913 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ये बात याद रखनी क्योंकि भारत से बाहर इसकी स्थापना हुई थी। अब बात आती कि इससे किसने की थी, तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें 3 नाम हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह। ये तीनों ही लोगों ने मिलकर करी थी गदर पार्टी की स्थापना, जो कि ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता है और फिर पता नहीं होता है। लाला हरदयाल का नाम आपको पता होगा, लेकिन सोहन सिंह भाकना भी एग्जाम में दे सकता है, करतार सिंह भी दे सकता है। तो याद रखिएगा ये तीनों ने मिलकर की थी गदर पार्टी की स्थापना। फिलहाल दिए गए ऑप्शन में यदि हम देखें तो वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 1913 में सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको फैक्ट बताए वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।